प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। पिछले कई दिन से हम सियासी अफरा तफरी में पाकिस्तान का एक बहुत अहम मसला नज़रअंदाज कर रहे हैं। मुसलसल कई दिन से टेलीविजन स्क्रीन पर शहबाज गिल के मसले को डिस्कस किया जा रहा है और हमारे टीवी टॉक शोज़ भी उसी मौज़ूआत पर हो रहे हैं। फिर इमरान खान के जलसे चल रहे हैं। इस वक्त भी इमरान खान रावलपिंडी में जलसा कर रहे हैं, उनका यह जलसा जारी है। लेकिन इस सारी सियासी अफरा तफरी और एक दूसरे पर मुकदमात बनाने के ऐलानात और गिरफ्तारियाँ और छापे, इस सारी अफरा तफरी में हम सैलाब मुतासरीन को नज़रअंदाज कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि उतनी तवज्जो नहीं दे रहे जितनी शायद दी जानी चाहिए, या जितना बड़ा ये वॉल्यूम है इस फ्लड का शायद उसके मुताबिक इसको अहमियत नहीं दी जा रही। क्योंकि वहाँ पर पहले सैलाब आया, उसमें लोगों के घर तबाह हुए, अभी वो इससे उठ ना सके थे, सही से अपनी कमर सीधी ना कर सके थे कि फिर सैलाब और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ दोबारा आ गया और जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध के कई इलाके इस वक्त सैलाब से डूबे हुए हैं। लोगों के घर बह गए, लोगों के मकानात बह गए और पाकिस्तानी मीडिया शायद उतनी अमवात रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया यह दावा करता है कि 700 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं और बहुत बड़ा रकबा जो है वो सैलाब से मुतासरा है। और लोगों की खड़ी फसलें, कपास की फसलें तबाह हो गई हैं। जहां पर कश्तियां चल रही हैं वहां नीचे कपास की फसलें हुआ करती थी, जिनके ऊपर अब कश्तियां चल रही हैं। तो बहुत भयानक सूरत हाल है। मैं एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, उस रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स, और फिर मैं मेहमानों की तरफ जाता हूं। ये फेडरल फ्लड कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 1950 से 2020 तक, यानी ये मौजूदा जो फ्लड है आप इसको एक्सक्लूड कर दीजिए, तो 1950 से 2020 तक पाकिस्तान में 28 बड़े सैलाब आए। इन सैलाबों में 13,262 अफराद मजमूई तौर पर अब तक जाँ बहक हो चुके। फेडरल फ्लड कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि जी इन सैलाबों में पाकिस्तान का 38.17 अरब डॉलर का डायरेक्ट नुकसान हुआ है। 1950 से 2020 तक 1,97,273 गांव मुतासिर हुए हैं और 6,16,558 किलोमीटर रकबा जो है ये इससे शदीद मुतासिर हुआ है। अब इसको आप ये तो वो 28 सैलाब हैं जो 2020 तक आए, लेकिन अब जो सैलाब इस वक्त जिस सैलाब का सामना है, बलूचिस्तान बहुत बड़ा रकबा मुतासिर है, पंजाब, जनूबी पंजाब का एक बहुत बड़ा इलाका मुतासिर है। इसका एक सही तखमीना अभी तक नहीं लगाया जा सका कि इससे कितना नुकसान हुआ है और कितने अफराद इसमें जाँ बहक हुए हैं। आज मेरे साथ प्रोग्राम में मोहसिन लगारी साहब मौजूद, वज़ीर ख़जाना पंजाब, साबिक वज़ीर इरिगेशन, बहुत शुक्रिया मोहसिन लगारी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। फ़रा अज़ीम शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत की और फ़ॉरेन एड कोऑर्डिनेटर एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट फॉर बलूचिस्तान, बहुत शुक्रिया आपको भी फ़रा साहिबा, खुशामदीद। आफिया सलाम साहबा हमारे साथ मौजूद है, माहिर माहौलियात हैं, और कोशिश करेंगे कुछ देर में हमें अरशद एच अब्बासी साहब, माहिर आबी उमूर, हमें ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले मोहसिन लगारी साहब, आप ये जो सैलाब मुतासरीन हैं, अगर अभी मैं भी कुछ दिन पहले वहाँ से होकर आया हूँ, कुछ प्रोग्राम्स वहाँ पर रिकॉर्ड किए, लोग ये कहते हैं कि जी हमें कोई वार्निंग नहीं मिली, हमें अगर बता दिया जाता तो कम से कम अपने जानवर महफूज जगह पर पहुंचा देते, अपने लोगों को, अपने बच्चों को महफूज जगह पर पहुंचा देते। बल्कि एक फैमिली मुझे मिली, वो ये कहती कि रात के 2 बजे जब सैलाब का पानी हमारी चारपाई तक पहुंच गया तो पता चला कि सैलाब आया है। तो जब रोदकोइयों में या कोहे सुलेमान पर बारिशें हो रही थी, तो क्या निज़ाम इस वक्त इफेक्टिव नहीं है जो बताए कि ये 8 घंटे में या 10 घंटे में सैलाब जो है वो आबादियों तक पहुंच जाएगा? असद, इनको फ्लैश फ्लड्स कहा जाता है। सारी दुनिया में आते हैं फ्लैश फ्लड्स, और फ्लैश फ्लड्स का मतलब ही यही है कि ये बहुत तेज़ी से आते हैं और इसके बारे में कोई ख़ास प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। अगर आप डेटा देखें फ्लोज का, जो कि मेरे पास आता रहता है और मैं मुस्तकिल मांगता रहता हूँ, तो 1 घंटे में जो है से 3 बजे जो है उसमें दरे में से 30,000 क्यूसेक गुजर रहा होगा, 5 बजे वहाँ से 50,000 क्यूसेक गुजर रहा होगा और 9 बजे वहाँ से 0 गुजर रहा होगा। तो इसकी फ्लक्चुएशन बड़ी तेज़ी से होती है और ये इस तरह ये होता है कि इसका जो ये मुख्तलिफ जो दरें हैं, इनका जो कैचमेंट एरिया है वो बहुत बड़ा है। कहीं पे भी जब पीछे बारिश होती है तो वो सारा पानी घूम के उसने आना नीचे की तरफ ही है। कुदरत का असूल है कि पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और क्योंकि ये पहाड़ों में ऐसा आता है और उनकी स्लोप बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत स्पीड के साथ आता है, इसके अंदर बहुत सारी मिट्टी और पत्थर साथ होते हैं, तो इसकी ताकत भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वज़न होता है उस पानी का जो ये आ रहा होता है और बहुत तेज़ी से आता है।
तो इसलिए इसके लिए कोई हम शायद भूल जाते हैं, उसको कंपेयर कर लेते हैं दरिया के फ्लड की तरह। तो दरिया का जो फ्लड है वो आराम से दरिया राइज करता है, और ये जो फ्लैश फ्लड आते हैं सिर्फ यहीं पे नहीं, सारी दुनिया में आप देख लें। अभी मतलब टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन का एक्सेस हमारे पास इतना है, आप अभी जाएं और जाके चेक करें यूट्यूब के ऊपर फ्लैश फ्लड्स कहीं पे भी, जर्मनी में देख लें, कोरिया में देख लें, अमेरिका में देख लें। ये वो ममालिक हैं जिनके पास वसाइल की कोई कमी नहीं है, लेकिन फ्लैश फ्लड्स एक नेचुरल फिनोमेना है जो शायद हमारे इंसान के भी इख्तियार में नहीं आया कि वो नेचर को कंट्रोल कर सके। तो मोहसिन साहब आप ये समझते हैं कि जब कोहे सुलेमान से पानी नीचे आ रहा था, रोदकोइयों से और दर्रों से गुजर रहा था, तो उस वक्त वहां पर जब मामूल से पानी ऊंचा हुआ तो ये मुमकिन नहीं था कि 50 किलोमीटर के फासले पर वाक़े देहातों में ये इत्तला दे दी जाती कि अपने जानवरों को महफूज मकामात पर ले जाइए, या जो कमज़ोर पुश्ते हैं उसको मजबूत बना लीजिए क्योंकि सैलाब आने वाला है और ऊपर से आ रही है। ये मुमकिन नहीं था, आप ये कह रहे हैं? असद ये होता इस तरह है कि ये इतलात दे दी जाती हैं ज़िला इंतज़ामिया को, और मसाजिद से इनके ऐलानात भी होना शुरू हो जाते हैं। हमारे देहात के अंदर जो है इंफॉर्मेशन की डिसमिनेशन का सबसे इफेक्टिव तरीका होता है कि आप थानों के थ्रू आप मस्जिदों में ऐलान करवाना शुरू कर देते हैं कि पानी आने वाला है तो अपने आप को महफूज करें, लेकिन वो टाइम बहुत थोड़ा होता है। मैं ये पॉइंट मेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें टाइम बहुत थोड़ा होता है और इतनी जल्दी लोग वहां से इवैक्यूएट नहीं हो सकते, इसीलिए ये जो है नुकसानात ज्यादा होते हैं। और इसकी जो बुनियादी वजह है ना जी, मैं क्योंकि इस इलाके का रहने वाला हूँ और थोड़ा सा मुझे इस सब्जेक्ट पे पढ़ने का शौक भी और मैं देखता भी हूँ, इसमें हम उसकी मैनेजमेंट के जो तरीक़ेकार जो एक सेट तरीके हुआ करते थे कि जब इलाके के लोग सारे मिलके, जब ये ट्रैक्टर और बुलडोजर्स नहीं हुआ करते थे तो बैलों के साथ, हलों के साथ जाके जोड़े लगा के जो रास्ता होता था पानी का उसको क्लियर किया जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाती है तो हमारी ज़मीन की ज़रूरत बढ़ती गई, तो वो जो नेचुरल गुजरगाहें थी उनके अंदर जो है हमने इंक्रोच अपॉन कर लिया, उनको हमने लेवल करके वहाँ पे हमने काश्तकारी शुरू कर दी, वहाँ पे हमारी आबादियाँ बन गई। तो पानी को जब रास्ता नहीं मिलता तो उसने रास्ता तो बनाना है, कुदरत का निज़ाम ये है। किसी भी इलाके का सबसे जो गहरा पॉइंट होता है वो वहाँ का दरिया होता है, तो दोनों तरफ के जो पानी उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड से जो पानी होता है वो आके दरिया में इकट्ठा होता है और दरिया उसको नीचे लेके चलता है। अगर हम पाकिस्तान का जोग्राफिया देखें तो हमारी एक ढलवान या ऊपर से नीचे का जो गुजरगाह या जो रास्ता है वो हमारा नॉर्थ टू साउथ है, जिसके ऊपर हमारे दरिया चलते हैं। और हमारे ये जो डेरा गाजी खान, राजनपुर और कोहे सुलेमान के जो हिल टॉरेंट्स हैं ये चलते हैं वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट में हमारे कोहे सुलेमान की रेंज है, उसके ऊपर बारिश हुई और उस बारिश में सबसे जो निचला लेवल है जमीन का, दरिया उसने उसकी तरफ आना है, तो उसने वेस्ट से ईस्ट की तरफ आना है। तो इसके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्कुल सही है मोहसिन साहब। इसमें अब हम आगे चल के बात करते हैं कि इसमें ये क्या, इसके बाद ये चले अनअवॉइडेबल था तो उसके बाद फिर क्या किया जा सकता होता और क्या हुआ, इस पर तो हम आगे चल के बात करते हैं। लेकिन आफिया इस्लाम साहिबा, ये 4 जुलाई 2018 की जजमेंट है, इसका अगर हम स्क्रीन पर इसका इमेज दिखा भी दें, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जब आज खुद नोटिस लिया गया था पानी के हवाले से और कई उसमें चीज़ें सजेस्ट की गई थी। उसमें ये कहा गया कि डैम्स की कमी की वजह से जो है वो सैलाब ज़्यादा तबाही लाते हैं और 50% नुकसान जो है, इसमें ये रिपोर्ट भी शामिल की गई थी कि 2010 और 2015 के दरमियान हुआ मुजमूई तौर पर, यानी 19 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। और इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया, इस जजमेंट में बल्कि ये कहा गया कि पाकिस्तान हर साल 29 मिलियन एकड़ फीट पानी ज़ाया कर देता है, जिसकी कीमत 14.5 बिलियन डॉलर बनती है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मेरे हाथ में स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये बताइए कि क्या इस जजमेंट के बाद या ये जो नोटिस दिया गया था उसके बाद हमने कुछ खातिर खा इक़दाम किए हैं, क्योंकि दोहरा नुकसान होता है, तो पानी ज़ाया होता है उससे नुकसान होता है और फिर पानी जो तबाही लाता है उससे 38 बिलियन डॉलर का नुकसान अलग से हुआ है। काफिया साहब जी, बहुत शुक्रिया मौका देने का इस मौजू पे बात करने के लिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं होता। अब मैं पता नहीं आप मुझे किस डोमेन में लेके जा रहे हैं ये इस पे कमेंट लेके कि वो बताए कि डैम बने ना बने, पानी ज़ाया हो रहा है या नहीं हो रहा। ये हाइड्रोलॉजिस्ट का, वाटर एक्सपर्ट्स का काम होता है। और क्या सुप्रीम कोर्ट ने जिस वक्त ये जजमेंट दी थी उनके पास क्या वो अमाइकस क्यूरी के तौर पर थे या नहीं, ये उस वक्त की बात है। मोहसिन साहब ने अभी एक फ़र्क वाजे कर दिया है, हमें वो भी समझने की ज़रूरत है कि ये जो जजमेंट्स हैं ये बेस उन्होंने की थी रिवर फ्लड्स के ऊपर।
अभी जो यहाँ पे फ्लड्स हैं ये रेनफॉल की एक्सेस की वजह से है, जिसको हम मैनेज नहीं कर पा रहे। तो वो दो बिल्कुल एक अलग डिबेट्स हैं। और जो फेडरल फ्लड कमीशन की भी रिपोर्ट आपने दी है, वो भी आप देखिए अगर, तो वो रिवर फ्लड्स की रिपोर्ट है। और 2010 के फ्लड्स के बाद भी एक इन्वेस्टिगेटिव पूरा रिपोर्ट आई थी फेडरल फ्लड कमीशन की, जिसमें उन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी कि आइंदा इस किस्म के फ्लड से बचने के लिए क्या क्या इक़दाम किए जाएं, जो कि कुछ नहीं किए गए, ना उसके लिए रिसोर्सेज रखे गए। लेकिन अगेन जो वाजे की है मोहसिन साहब की, आप बात को समझिए कि हम रिवर फ्लड की इस वक्त हम बात नहीं कर रहे, ये बारिश का पानी है, ये फ्लैश फ्लड्स हैं। अच्छा, यहाँ मुझे थोड़ा सा मैं इख्तिलाफ करना चाहूँगी मोहसिन साहब की इस बात से कि इसका पता नहीं चलता। इस मरतबा जो एक साउथ एशिया का एक फोरम है जो कि मानसून की प्रेडिक्शन करता है, उसने अप्रैल के महीने में पूरी साउथ एशियन कंट्रीज को फोरकास्ट दे दी थी, जिसके अंदर वाज़े तौर पे पाकिस्तान के लिए कहा गया था कि इस मरतबा जून से लेकर सितंबर तक हमारा एक एक्टिव मानसून का सिलसिला होगा, जिसमें मोर देन नॉर्मल रेनफॉल होगी। अब जब मोर देन नॉर्मल रेनफॉल का पता चल गया हमें, तो ये एक वार्निंग ही है ना। ये उसके बाद प्रिपेयर्डनेस का हमारा क्या लेवल है कि हम हेली ड्रॉप से राशन फेंक रहे हैं नीचे, जो आपने भी पहले बात की थी कि लोगों को उन रास्तों से हटाया जाए, जो मोहसिन साहब ने बात की कि मस्जिदों से ऐलानात होते हैं। हमारा मुल्क वो मुल्क है जहाँ पे दुनिया का के हाईएस्ट टेलीडेंसिटी है, ऑलमोस्ट ये उन ममालिक में उसका शुमार है। तकरीबन मुल्क के हर खित्ते के अंदर जहाँ जहाँ सिग्नल्स हैं, और मोस्टली कवरेज आपका, आप देखते हैं कि आपकी जो टेलीफोन की कंपनीज हैं वो क्लेम भी करती हैं, अपनी इश्तिहारी मुहिम भी चलाती हैं कि हमारी कवरेज पूरे मुल्क में है। आपके जो डिजास्टर मैनेजमेंट या जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, क्या उसके साथ इन सिंक है कि उनको इत्तला दी जाती? बिजली के वो अगर बिजली नहीं है तो मस्जिदों से ऐलान होगा क्या? तो ये हमारे पास जो दूसरे तरीके हैं, हम वो पूरी तरह से उनको हमें मानना चाहिए कि हमने उसके साथ वो जो हमें वार्निंग मिली थी उसको समझने में हमने नाअहली का मुजाहिरा किया, इनएफिशिएंसी क्या किया। उसके अलावा हमारा जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, आपका एक सेंट्रल जो एनडीएमए है वो एक सेंटर पे है, पीडीएमएस हैं, जो पिरामिड है वो तो मुकम्मल नहीं है ना। डीडीएमएस कहाँ हैं? जो छोटे छोटे इलाकों में जिस तरह से डिजास्टर को मैनेज किया जा सकता था, वो आपका डीडीएमएस का काम था। हमारा सिविल डिफेंस का एक नेटवर्क हुआ करता था पहले, वो खत्म हो चुका है। तो ये माइक्रो लेवल के भी इसमें आपको दोनों तरफ से काम करना पड़ता है। मैक्रो लेवल में हुकूमती वसाइल रोएकार लाने पड़ते हैं, हुकूमत को दूसरी जगहों से वसाइल को यहाँ पे डिप्लॉय करना होता है, आपने इक्विपमेंट डिप्लॉय करनी होती है। ये तमाम चीजें होने के बाद आम लोगों तक जो कॉन्टैक्ट होता है वो आपके लोकल लेवल पे होता है। हमारा वो लेवल आपको नजर नहीं आ रहा। अब वो हालत ये है कि डूबे हुए हैं लोग। हम सोशल मीडिया के जरिए हमें वो वीडियोस अगर मिल रही हैं तो इसका मतलब है कि रसाई उन तक यहाँ से भी तो मैसेजिंग की हो सकती थी ना, तो वो नहीं की गई है। तो इस चीज से मेरे ख्याल में हम वो अब्सॉल्व नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है आफिया साहब, आपने दुरुस्त निशानदेही की है कई चीज़ों पर कि हम इसको बेहतर कर सकते थे। फराज शाह साहब, ये अभी जो आफिया साहब कह भी रही हैं कि एक प्रेडिक्शन तो आ गई थी अप्रैल में, हुकूमत बलूचिस्तान ने क्या कोई इक़दाम किए थे इस प्रेडिक्शन की रोशनी में कि बारिशें मामूल से ज़्यादा हो सकती हैं? कहाँ कहाँ पर पुश्ते कमज़ोर हैं, कहाँ कहाँ से आबादियाँ जो है वल्नरेबल हैं, कहाँ कहाँ पर लोगों को नुकसान हो सकता है? क्या इस पर कुछ पहले से वर्किंग की गई थी? बाद में जो इक़दाम किए जा रहे हैं उस पर तो हम आगे चल के बात करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, बिल्कुल मैंने आपके जो दो पार्टिसिपेंट्स हैं बड़ी बगौर उनकी बात सुनी है। जैसा कि आप भी ये जानते हैं और हमारे देखने वाले और सुनने वाले भी ये जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा मसला पूरी दुनिया को इसका सामना है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान को भी। और इस साल आपको पता है कि 77% ज़्यादा बारिशें रिसीव की हैं पाकिस्तान ने, ये प्रेडिक्शन थी। और फिर प्रेडिक्शन ये भी थी, जिस तरह बलूचिस्तान में आप देख रहे हैं कि जितना डैमेज इस बार
बलूचिस्तान में हुआ है, मतलब पिछले भी आप साल अगर देख लेंगे तो इतना डैमेज पहले कभी नहीं हुआ जितना इस बार सैलाब से जो इश्यूज पैदा हुए हैं वहाँ पे, और जिस तरीके से पूरे के पूरे घर लोगों के बह गए हैं, लाइफ स्टॉक तबाह हो गया, आपकी खड़ी फसलें तबाह हो गई। तो ये बहुत बड़ी तबाही आई है इस बार बलूचिस्तान में। अब मैं यहाँ आपको बताऊँ, देखें अभी हमें चंद माह हुए अपनी हुकूमत संभाले हुए, और 2-3 ऐसी वजूहात, बड़ी वजूहात जो पहले अगर तवज्जो दे दी जाती तो आज ये नुकसानात कम किए जा सकते थे। जिस तरीके से फ्लैश फ्लड्स की हम बात कर रहे हैं कि ये बारिशों के नतीजे में ये तबाही आई है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जब चीफ मिनिस्टर ने हंगामी इजलास बुलवाया इस हवाले से, तो हमारे सामने ये भी हकीकत खुली कि क्लाइमेट चेंज की कोई पॉलिसी है ही नहीं बलूचिस्तान में, जिस पे चीफ मिनिस्टर बहुत ज्यादा बरहम हुए। क्योंकि आप ये देखें, क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा मसला पूरी दुनिया में है, और पाकिस्तान में और फिर बलूचिस्तान में हमारा तो काफी अरसा कहत साली में गुजर जाता है। बहुत सारे इलाकों में बारिशों की तो हमें जरूरत है, बट इसके साथ साथ प्रॉपर प्लानिंग बहुत जरूरी है। क्या कर सकती थी पिछली हुकूमत को, क्या करना चाहिए था कि नुकसान कम होते? देखिए, अब पिछली हुकूमत पे हम कोई तनकीद नहीं करेंगे, और तनकीद बराए तनकीद पे हम बिल्कुल यकीन नहीं रखते। हम अपनी क्रेडिबिलिटी शो करेंगे, हम ये बताएंगे कि अगर नीयत हो तो काम किया जा सकता है, भले आपके रिसोर्सेस कम हो। तो अब हम काम कर रहे हैं कि जिस तरह आपको पता है कि रेस्क्यू एंड रिलीफ के एक प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं, और अब हम रिहेबिलिटेशन का जो एक प्रोसेस है उसे शुरू करेंगे, और हमने लोगों की डैमेजेस को किस तरीके से ओवरकम करना है उसको हमने प्रॉपर प्लान करना है। अब आपको मैं यहां ये भी बताऊं, देखिए बलूचिस्तान को अगर आप लोगों ने देखा हो तो बलूचिस्तान की आबादी स्कैटर्ड आबादी है, कम आबादी जरूर है लेकिन दूर दूर तक फैली हुई आबादी है। रेस्क्यू की जब ऑपरेशन हम कर रहे थे तो उसमें हमें यह भी मुश्किलात का सामना था कि लोग अपनी जगहों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो अब हमने ये प्रॉपर प्लानिंग की है कि देखें, बारिशें जब बहुत ज्यादा होती है, पानी का रेला जब आता है तो पानी अपना रास्ता खुद ब खुद बनाता भी है और रास्ता तब्दील भी करता है। और आपको पता है कि बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब क्यों रहती है? क्योंकि बलूचिस्तान वसाइल से भरपूर सूबा है और एक ट्रेड हब बन सकता है और पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलवा सकता है, बल्कि पाकिस्तान को कर्ज देने वाला मुल्क बना सकता है। इसीलिए हम साजिशों का शिकार रहते हैं। तो बलूचिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हैंडल करते करते हमारे पास जो डेवलपमेंट बजट है वो ना होने के बराबर रह जाता है। यही तो हम चीख रहे हैं, यही तो हम बता रहे हैं कि बलूचिस्तान की तरफ तवज्जो की जाए। और ऑनरेबल हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो प्राइम मिनिस्टर से मिले भी थे कि बजट में हमारा शेयर बढ़ाएं, बलूचिस्तान की तरफ तवज्जो करें। और अब हम जा रहे हैं रिहेबिलिटेशन प्रोसेस की तरफ। हम ये नहीं देखेंगे पुरानी किसी गलतियां थी क्या थी। अब हम हुकूमत में हैं, हमने अपनी क्रेडिबिलिटी शो करनी है। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स फॉर हाउ टू डील विद नेचुरल डिजास्टर ये हम बनाने जा रहे हैं और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द हम तरतीब दे देंगे। इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज की कोई पॉलिसी नहीं है, उस पर काम हो रहा है। इसके साथ साथ रिहेबिलिटेशन कि हमने लोगों के डैमेजेस को ओवरकम कैसे करना है, हालांकि हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है। तो इसमें हम इंगेज कर रहे हैं नेशनल लेवल की एनजीओज को। और फराज साहब बिल्कुल सही है, ये रिहेबिलिटेशन प्लान जो है आपका, इस पर मैं भी आता हूं। सिर्फ मैं जरा आशा भाई साहब से राय ले लूं, फिर हम जरा इस पर भी गुफ्तगू कर लेते हैं। आशा भाई साहब, ये जैसे अभी आफिया साहब ने भी कहा कि जो दरिया का सैलाब है और ये बारिश का सैलाब है, इनमें फर्क है, इसकी मैनेजमेंट भी डिफरेंट होती है। क्या इस पानी को जो बारिशों की शक्ल में नाजिल होता है, ये पहाड़ों से उतर कर आता है, जैसे कोहे सुलेमान से आया जनूबी पंजाब में, बलूचिस्तान में भी इसी तरह से हुआ, तो क्या इसको ट्रीट किया ही नहीं जा सकता था, या इसको हम जो है वो दरियाओं की तरफ मोड़ ही नहीं सकते, या इस पानी का कोई और इस्तेमाल ये तबाही मचाएगा ही मचाएगा, कोई और रास्ता ही नहीं है? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया और शायद मैं वो जिसको अपॉर्चुनिटी मिली है जो चरापूंजी किया था, जहाँ पे दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, तकरीबन 4,500 मिलीमीटर पर एनम, और ये जगह है बांग्लादेश के जस्ट मेरे को 12 किलोमीटर नॉर्थ में। और एक बना था, एक कंसोर्शियम बना था, उसमें चाइनीज थे, इंडियन थे और बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में से उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया था। एक तो बात यह कि मुझे आज पहली दफ़ा डेफिनेशन का पता लगा है फ्लैश फ्लड का, ये पहले पता नहीं था वैसे बाय द वे।
इसकी वजह ये है, आप पाकिस्तान की मिसाल ले लें। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? मरी में होती है, तकरीबन 1200 mm होती है, और मेरा तलक मरी से ही है। बात ये है कि जो हिल टोरेंट हैं, जैसे साहब फरमा रहे थे यहाँ पे, हिल टोरेंट अब से नहीं है कोई सलमान में, ये एक काम करने का इत्तेफाक हुआ था नेस्पा के साथ, शायद 1910 में सबसे पहले इस पे काम होना शुरू हुआ कि ये एक बात टेक्निकली इस तरह ठीक है कि वो बैरन पहाड़ है, वहाँ जब बारिश आती है तो बिल्कुल आप कह सकते हैं एक ज़ोर से आती है और बड़े प्रेशर से आती है। लेकिन मैं यहाँ पे एक आपको बात करता चलूँ, वो ये है, जब सबसे पहले फ्लड आया था 1973 में, एक फेडरल फ्लड कमीशन बना, और जिसने अभी तक हम लोगों ने, हम गरीब लोगों ने, सब ने, आप पाकिस्तानियों ने, हम तकरीबन $8 बिलियन उसको दे चुके हैं। मेरे पास है एस्टिमेट बलूचिस्तान की, मेरे पास एस्टिमेट्स हैं हिल टोरेंट्स के, कि कितना कितना इन्होंने काम करना है ऑन पेपर। मैं लकली किसी ज़माने में प्लानिंग कमीशन में भी रहा हूँ। असल सच्ची बात तो ये है, ये सारी बातें इरिगेशन पंजाब, इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब, इरिगेशन डिपार्टमेंट बलूचिस्तान, या इवन सिंध, या इवन केपी के, इनको फंडिंग होती है विद द सुपरविजन ऑफ फेडरल फ्लड कमीशन। बेशुमार बंद बनते हैं और बेशुमार चेक डैम, फ्लैश डैम के, फ्लैश फ्लड जहाँ पे जिसको ये साहब कह रहे हैं, इसके पीछे लगातार चेक डैम, चेक 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या उसको कहते हैं डिले डैम। डिले डैम से इसका जोर उसका तोड़ते हैं। और एक बात एक बीबी ने, वो फराह शाह ने सही कही है, पाकिस्तान में टेली डेंसिटी 92% है, और आप अपने मोबाइल पे देखें आपको 90 या 80% एक्यूरेसी मिलती है कि रेनफॉल एक हफ्ते की आपको मिल जाती है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि साउथ एशिया में जो इंडियन या मॉनसून की जो प्रेडिक्शंस हैं वो एक्चुअली बलूचिस्तान इवन जेबी तक वो कवर होती हैं। ये बातें बिल्कुल इवन हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी ये बात कही थी। हाँ, अलबत्ता बात सोचने की ये है कि बलूचिस्तान में जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो डैम्स की और जो रोडें हमारी टूटी हैं, देखिए मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कि जब डैम बनता है या जब रोड बनती है या कोई डैम, आप 100 साल का डाटा लेते हैं और उससे भी कम से कम 20% ऊपर का लेते हैं कि इतना फ्लड आ सकता है। क्या कभी शेरशाह सूरी ने जो जीटी रोड बनाई थी काबुल से लेके कलकत्ता तक, कभी उस पर बारिश आई है? इशू है हमारी एनएचए का, इशू है हमारी गवर्नमेंट्स का, जहाँ पे सच्ची बात है मानते नहीं है। हमने ये जो इरिगेशन है, ये फ्लैश फ्लड है या ये है, देखिए असल बात है सच, ये एक्चुअली करप्शन का गढ़ है, ये सारी बातें हैं। एक बात ये है। दूसरी बात यहाँ एक बीबी ने बात की क्लाइमेट चेंज। मेरे ख्याल में हमें भी बहुत ज़्यादा इंडिया इधर उधर ये बात करने की बात, और देखिए ये क्लाइमेट चेंज क्या 100 साल का बारिशों का रिकॉर्ड टूटा है। और क्लाइमेट चेंज में बात आप पॉलिसी बना के क्या करेंगे? आपके पास कोई रिमोट आ जाएगा, आप कह देंगे जी वो बारिश इतनी होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए। और एक बात तो बड़ी क्लियर है सर, जब ये सियासी बंदे बीच में आ जाते हैं वो ये बात कहते हैं कि पिछली गवर्नमेंटें बुरी होती हैं। ये बात सही है, पिछली गवर्नमेंट और ही बुरी होती है, और एक तो वो जो पिछली होती है। इशू गवर्नमेंट कोई भी है, पॉलिटिकल से हट के इशू है, क्या डिपार्टमेंट्स अपनी जगह पे नहीं है? क्या शहबाज शरीफ ने या इमरान खान ने फ्लैश फ्लड को मैनेज करना है या नवाज शरीफ में करना था? असल हमारा प्रॉब्लम है, जिसको शायद मैं अभी हो सकता है इसी जगह नैब में भी 2 साल गुजार के आया हूँ, हमारी करप्शन इरिगेशन में जितनी होती है वो पूरी दुनिया पाकिस्तान में कहीं नहीं होती। ये सारा पेपर वर्क होता है। कितने अफसोस की बात ये है कि कितने डैम टूटे हैं, वो छोटे स्मॉल डैम है बलूचिस्तान में, किसी ने उनकी क्वालिटी चेक की, पूछा ये कैसे टूटे? फिर उनकी रोड्स देखिए, सच बात है, इसमें तो बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें तो आपकी पुल बह जाते हैं, सड़कें बह जाती हैं जी, ये कैसे टूटी हैं आपकी पुल? देखिए एक ख्याल कीजिए जरा, जो टाइप ऑफ जो स्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ है, जो ब्रिज जो हबको के पास हुआ, मेरे ख्याल में 2 साल पहले सोशल मीडिया में चल रहा था कि देखें इसके जो पिलर हैं या इसका वो सारे कहाँ हो गए, वो सारे रोड हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। ये कौन मेंटेनेंस करता है? तो सर आपने इशारा दिया है, आप कह रहे हैं कि इरिगेशन में करप्शन बहुत है। सही है, बैड गवर्नेंस और करप्शन का है, और लगारी साहब से कोई बात करना चाहूंगी। अभी भी यहाँ मैं एक जी असदुल्ला, यहाँ मैं कुछ बात अगर आप इजाजत दीजिए तो मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के बाद आप भी कहिएगा, और मोहसिन लगारी साहब के सामने मैं 2 सवाल रखना चाहता हूं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी।
दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको। सैलाब के हवाले से इसकी तबाहकारियों, इसको रोका जा सकता था, नहीं रोका जा सकता था, और अब क्या करना है, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। फराह साहबा मुख्तसरन कहिएगा, फिर मैं मोहसिन साहब की तरफ बढ़ूं। आप कुछ कहना चाह रही थी? जी अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये जो अभी बात कर रहे थे, क्योंकि इनकी आधी आवाज़ तो मैंने सुनी है और आधी बात नहीं सुन सकी, ये मोहसिन साहब, मोहसिन लगारी साहब? जी, अरशद अब्बासी साहब ने गुफ्तगू की अभी तो आखिर में, लास्ट। हाँ जी, ठीक है, आखिर में अरशद अब्बासी साहब ने गुफ्तगू की है। अच्छा, आधी बात उनकी मैं नहीं सुन सकी, लेकिन जो आधी बात मैंने उनकी सुनी है वो करप्शन के हवाले से बात कर रहे थे और वो डैम्स के हवाले से बात कर रहे थे। देखिए, करप्शन पूरी दुनिया का मसला है, ना सिर्फ पाकिस्तान का। और पाकिस्तान में अगर आप ये कहेंगे तो ऊपर से लेकर नीचे तक सारी करप्शन भरी हुई है, ये सिर्फ एक तबके की बात नहीं है। और तीसरी बात मैं यहाँ पर आपको ये करूँ कि हमारे डैम्स की जहाँ तक उन्होंने बात की है बलूचिस्तान की, तो मीर अब्दुल कद्दूस बिजिंजो, अगेन आई एम सेइंग ही इज अ विजनरी लीडर, और उनकी नीयत नजर आ रही है कि वो बलूचिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, और चंद माह में आप लोग ऑन ग्राउंड इसके रिजल्ट भी देखेंगे। अब डैम्स की आपने बात की, देखें, खस्ता हाली या नाकिस उसकी तामीर, इस पे फौरी एक्शन लिया गया है। चीफ मिनिस्टर ने फौरन कहा है कि जो जिम्मेदार हैं, जहां जहां डैम्स जो डैमेज हुए हैं, उन जिम्मेदारों को फौरी सजा दी जाएगी, उन पे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इसके साथ साथ जो भी टीम का हिस्सा हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी हमारी इंतजामिया है, उनकी भी कहीं नालायकी अगर नजर आई रिलीफ एंड रेस्क्यू के प्रोसेस में, तो उन्हें भी बिल्कुल ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा। सरबराह का ये काम होता है कि वो चेक एंड बैलेंस रखे। अगर सरबराह सही होगा तो सारे का सारा घर आपका सही होगा। तो ये भी मैं अरशद आपको बताना चाहूंगी कि उन्होंने, मेरी बात सुने, थोड़ी सी मेरी बात सुन ले प्लीज, थोड़ी सी मेरी बात सुन ले, कि उन्होंने नवाज शरीफ का नाम लिया, उन्होंने बहुत से सरबराहान का नाम लिया। खैर, मेरा उनसे ये नहीं है, मैं अभी तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान की हूँ, तो हमारा सरबराह ऐसा है कि वो ये कहते हैं कि मैंने खुद चेक एंड बैलेंस हर चीज पे रखना है, और सरबराह अगर ठीक होगा तो सारा घर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। जी ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही है फराह साहबा, आपका पॉइंट आ गया। मोहसिन साहब, एक करप्शन और नहली की बात हुई है। अगर आप सैलाब मुतासर इलाकों में जाएं तो लोगों का एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम यह होता है कि जी यहाँ पर पुश्तों की तामीर के लिए पैसे लिए जाते हैं और पैसे खा लिए जाते हैं और उनको मजबूत नहीं बनाया जाता। अभी भी कई जगहों पर वहाँ से बंद टूटे हैं जहाँ से बंद कमज़ोर थे और उन पर शायद जो पैसे लगने चाहिए था वो नहीं लगे। इसमें नाअहली भी हो सकती है, इसमें करप्शन भी हो सकती है। क्या लोगों का ये इल्ज़ाम या शिकवा दुरुस्त है या गलत है कि जी इन बंदों को टूटने से बचाकर नुकसान को कम किया जा सकता था? असद, मैंने आपके प्रोड्यूसर के साथ कुछ डेटा शेयर किया था, अभी मेरे फोन में है तो मैं शायद उसको देख नहीं सकूंगा। इस साल जो आया है पानी, अगर यहाँ पे अरशद साहब भी हैं और आफिया बीवी भी हैं जो कि पानी के सब्जेक्ट को समझते हैं कुछ, अगर 3.25 लाख क्यूसेक सांगड़ के हिल टॉरेंट में आता है तो 3.25 लाख क्यूसेक आपकी ऑडियंस के लिए मैं समझाने के लिए समझाऊं कि रावी में जब ये आया कि इंडिया ने रावी के अंदर 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है तो एक पैनिक हो गया, और दरियाए रावी एक बड़ा दरिया, उसके अंदर लाख क्यूसेक के आने से परेशानी हो गई कि अब यहाँ पे फ्लड आएगा। और सांगड़ का नाला जिसके अंदर 3.25 लाख क्यूसेक पानी आया है, तो उसका कौन सा पुश्ता उसको बचाता। इसी तरह हमारे यहाँ पे जो हिल टॉरेंट है काहा, उसमें हाईएस्ट एवर आया है। विडोर है एक और, उसमें हाईएस्ट एवर सिंस रिकॉर्ड हैज बीन केप्ट। जिस वक्त वही मैं बार बार एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस साल का जो फिनोमेना है ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। अगर एक ड्रेन जो कि डिजाइन हुई है 20,000 क्यूसेक को पानी ले जाने के लिए और उसके अंदर अगर आ जाता है 1.5 लाख क्यूसेक, तो क्या वो ड्रेन जो है उस पानी को ले जा सकेगी? 8,000 क्यूसेक वाली जो ड्रेन है जो सही है। मोहसिन साहब, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दुनिया का बेस्ट सिस्टम भी कोई प्रोटेक्शन दे देता कि ये होने जा रहा है तो फिर भी हम हेल्पलेस होते, कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये इतना बड़ा रेला है, हमारे पास निजाम ही नहीं इसको रोकने का। मेरी गुजारिश होगी कि मुझे बात करने दें, बजाय से कि हम बात करते हैं। मैं थोड़ा सीरियस तबीयत का आदमी हूं और मैं फिर इस किस्म की बहस नहीं कर सकता होता तो बात कहीं पहुंचेगी नहीं। तो बात मैं आपसे ये कर रहा था कि इस दफा जो है ये अनप्रेसिडेंटेड है। इस वक्त दरियाए सिंध में जितना पानी जा रहा है उतना तकरीबन पानी ये हिल टॉरेंट्स आके दरियाए सिंध के अंदर ऐड करेंगे। और अगर दरियाए सिंध के अंदर इस वक्त 4 लाख क्यूसेक जा रहा है तो ये जो हमारे हिल टॉरेंट्स है ये 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा उसके अंदर ऐड करेंगे। प्लीज समझने की कोशिश करें कि दरियाए सिंध जो कि दुनिया का एक बड़े दरियाओं में से है,
उस जितना पानी उसके अंदर मजीद शामिल हो रहा है। तो जिन इलाकों से ये गुजर के आ रहा है वहां पे ये पानी तबाही करता हुआ आ रहा है। इस साल का जो है हमारी सिचुएशन, ये कोई मजबूत कुश्ते इसका ना दिफा कर सकते। इस साल का जो पानी है, दरिया हमारे वेस्ट में जो है हमारा रिवर कोई सुलेमान है, उसने हमारे इस पानी वहां से पानी निकलेगा और ईस्ट में दरियाए सिंध की तरफ आएगा। उसके बीच में हमारी जो सड़क होगी, जो दरिया होगा, जो हमारा रेलवे ट्रैक होगा, जो हमारी नहर होगी, उन सब और जो आबादियां होंगी, उन सारों को में से गुजरता हुआ ये वहां पे जाएगा। कुदरत ने इसी तरह बनाया है कि पानी ने ऊपर की जगह से नीचे की तरफ जाना है और उसने अपना रास्ता ढूंढना है, वो अपना रास्ता ढूंढेगा। ये तो इस साल की बात है। लेकिन मैं से ये कह के मैं उससे बरी जिम्मा नहीं हो रहा कि हमारा ये जो रोद कोहियों को मैनेज करने वाला निजाम है उसमें बहुत सारी कमजोरियां हैं। ये रोद कोहियां हमेशा से सैकड़ों सालों से आ रही हैं और हम अपने बुजुर्गों से भी यही सुना करते थे। जब ये कोई ट्रैक्टर वगैरह नहीं हुआ करते थे, जब कोई ये बड़ी नेशनल हाईवे नहीं हुआ करती थी, तो कोई नहर नहीं हुआ करती थी, तो जब ये आया करती थी रोद कोहियां, तो इनसे पहले जाके उनकी जो गुजरगाहें होती हैं, कम्युनिटी वाले खुद उनको ठीक किया करते थे। मेरे बड़े दादा के बारे में बताया जाता था कि वो 200 बैल ले जाके, और उस वक्त तो ट्रैक्टर नहीं हुआ करते थे, बुलडोजर्स वगैरह, उनके साथ इनकी इस्लाह किया करते थे। अब हमने वो उसका इस्लाह करने के निजाम को छोड़ दिया है। अंग्रेजों के जमाने में भी एक महकमा होता था रोद कोई का, तहसीलदार होता था रोद कोई का, दरोगा रोद कोई होता था, जिसका ये काम होता था कि वो रास्ते बनवाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह बाकी हमारे सारे निजाम कोलैप्स कर गए हैं, ये वाला निजाम भी कोलैप्स कर गया है। इनको रिवाइव करने की जरूरत है और हमें इस पानी को गुजरगाह देने की जरूरत है। चैनलाइज करना है कि जब ये पानी आए तो पहाड़ों से लेके दरिया तक ये पानी आराम से चला जाए। उसके रास्ते में हम उसको रास्ते बनाएं, सड़कों के अंदर हम उनकी गुजरगाहें रखें, रेलवे ट्रैक के नीचे से उनकी गुजरगाह रखें, नहरों के ऊपर से उनकी गुजरगाह रखें। अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये इसी तरह होता रहेगा। लेकिन फिर मैं तबाही करेगा। जो चीज की कोशिश कर रहा हूं कि इस साल वाला फिनोमेना जो है ये अनप्रेसिडेंटेड है। जितना पानी पहले कभी नहीं आया, उससे दुगने से भी ज्यादा, तिगने से भी ज्यादा कई हिल टॉररेंट्स के अंदर पानी आ रहा है। और अभी मजीद बारिशों की पेशन गोई है, मजीद पानी भी आएगा। हमें पानी को दरिया तक का रास्ता देना है, एक्सेस देना है हमें पानी को। और जब ये मामला गुजर जाएगा, इस वक्त तो हम लोग जो है रेस्क्यू फेज के अंदर हैं। अभी तो हमारा काम ये तो सड़कें बह गई हैं, रास्ता नहीं है। इस वक्त हमने जो लोग स्ट्रैंडेड हैं उनको हमें रेस्क्यू करना है। रेस्क्यू के बाद उनके लिए रिलीफ का ऑपरेशन करना है, रिलीफ के बाद उसके लिए रिहेबिलिटेशन करनी है। फिर मैं कहूँ हम आज ये मौजूद चल रहा है ना, आज ये गर्म है, इसके बारे में बात करेंगे। 2 महीने बाद असद मैं आपसे पूछूंगा क्या इसके बारे में हम कोई जिक्र भी कर रहे हैं? सही है। तो इसको लॉन्ग टर्म, इसको एक मनसूबा बंदी के बिल्कुल सही है। मैं आफिया साहबा और अरशद साहब, मैं माजरत चाहता हूं कि हम मजीद इस पर डिस्कशन को जारी नहीं रख सकेंगे, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। यहाँ पर प्रोग्राम को ख़त्म कर रहे हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।